नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 1990s में इंडियन सोसाइटी और खास करके इंडियन वुमेन की कंडीशन पर ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू कर दिया था। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन और ऑथर के बैकग्राउंड के साथ। बुक का नाम है मे यू बी द मदर ऑफ 100 सन्स, जिसे लिखा है एक जर्नलिस्ट एलिजाबेथ बुमेलर ने। जब आप पहली बार इस टाइटल को सुनते हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब होगा। एक्चुअली ये टाइटल एक एंशिएंट संस्कृत ब्लेसिंग से आता है जो ट्रेडिशनली एक हिंदू ब्राइड को उसकी शादी के दिन एल्डर्स देते थे, जिसका मतलब होता था प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी और कल्चरल कंटिन्यूटी। लेकिन इस बुक की डीपली रिसर्च्ड सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में यह आशीर्वाद एक श्राप यानी एक मॉडर्न डे कर्स की तरह प्रेजेंट किया गया है। ये टाइटल इंडियन सोसाइटी के डीपली एंट्रेंस्ड पेट्रियार्कल नॉर्म्स और सन प्रेफरेंस की एक बहुत ही हार्श रियलिटी को हाईलाइट करता है। एक वुमेन अजंता दी सिल्विया ने इस टेक्स्ट में बहुत स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया है कि सोसाइटी इंटेंशनली उन औरतों को प्रोफाउंड शेम फील करवाती है जो मेल हेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। अब आते हैं ऑथर की तरफ कि आखिरकार एलिजाबेथ बुमिलर है कौन और उन्होंने अचानक से इंडिया आकर ये बुक क्यों लिख डाली। एलिजाबेथ बुमिलर का जन्म 1956 में आल्बॉर्ग, डेनमार्क में हुआ था, जिसके बाद उनकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स के सिंसिनाटी में शिफ्ट हो गई। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से 1979 में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद करीब 5 साल तक वो द वॉशिंगटन पोस्ट के स्टाइल सेक्शन के लिए एज अ रिपोर्टर काम कर रही थी, जहां वो मोस्टली सोसाइटी फीचर्स और लाइफस्टाइल पर फोकस करती थी। लेकिन 1985 में उनकी करियर की ट्रेजेक्टरी पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई जब उन्हें न्यू दिल्ली इंडिया मूव होना पड़ा। रीजन क्या था? उनके हस्बैंड स्टीवन आर वाइजमैन को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बनाकर इंडिया भेजा था। जब एलिजाबेथ बुमिलर पहली बार इंडिया आई थी तो उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि उन्हें सब कॉन्टिनेंट की कोई खास नॉलेज नहीं थी। उनका प्राइमरी और एकमात्र प्री कंसेप्शन उनके फादर की 1956 की एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से बना था। उस फिल्म में एम्बर लाइट के बीच हिंदू वर्शिपर्स को बनारस में गंगा नदी में नहाते हुए दिखाया गया था। उनके लिए इंडिया एक बहुत ही मिस्टीरियस और अनफेमिलियर जगह थी। लेकिन इंडिया आने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो यहाँ सिर्फ न्यू दिल्ली के लग्जरियस ताजमहल होटल या फिर डिप्लोमेटिक एरियाज जैसे पृथ्वीराज रोड की सेफ प्रिविलेज जिंदगी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती थी। वो द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए सिर्फ सुपरफिशियल फ्लफ पीसेस नहीं लिखना चाहती थी, बल्कि एक रिगरस सोशियोलॉजिकल रिपोर्टिंग करना चाहती थी। इस एम के साथ उन्होंने रैंडम हाउस, एक एडिटर पीटर ऑस्नो से $5,000 का बुक एडवांस लिया और लगभग 4 साल यानी 1985 से 1989 तक पूरे इंडिया का टूर किया। इन 4 सालों में उन्होंने रूरल पॉवर्टी, अर्बन स्लम्स और पॉलिटिकल पावर के कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। उनका मेन मकसद था अलग अलग क्लास और बैकग्राउंड से आने वाली इंडियन वुमेन की ग्रिटी रियलिटीज को कंप्लीटली डॉक्यूमेंट करना। और इस एक्सटेंसिव रिसर्च का रिजल्ट बनी ये 306 पेज के नैरेटिव, जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इस नैरेटिव को रैंडम हाउस और फॉसेट कॉलम्बिन पेंगुइन बुक्स ने पब्लिश किया था। ये बुक ट्रैवलॉग, जर्नलिस्टिक रिपोर्टेज और रिडिमेंट्री एंथोग्राफी का एक बहुत ही ब्रिलियंट इंटरसेक्शन है। ये था इस बुक और ऑथर का डिटेल्ड बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट, जिससे हमें समझ आता है कि ये नैरेटिव कहाँ और किस माइंडसेट के साथ शुरू हुआ था। तो चलिए अब हम इस बुक की डीप डाइव में चलते हैं। हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर की समरी को देखेंगे और उसके कोर मैसेज को देखने की कोशिश करेंगे। बुक के नैरेटिव की शुरुआत होती है चैप्टर 1 से, जिसका टाइटल है अराइवल एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में एलिजाबेथ बुमिलर उस पर्सनल एक्सपीरियंस और वल्नरेबिलिटी को शेयर करती हैं जब वो पहली बार इंडिया आई थी। इमेजिन कीजिए एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो अचानक से ओल्ड दिल्ली की भीड़ भाड़, ट्रैफिक और शोर शराबे में आ जाती है। वो इस चैप्टर में उस इंटेंस कल्चरल शॉक और सेंसरी ओवरलोड को बहुत ही विविडली डिस्क्राइब करती है जो उन्हें इनिशियल दिनों में फील हुआ था। यह चैप्टर हमारे लिए एक तरह से फाउंडेशन सेट करता है, जहां वो अपने जर्नलिस्टिक प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करती हैं। वो क्लियर करती हैं कि उनका गोल न्यू दिल्ली की हाई सोसाइटी पार्टीज और डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स कवर करना नहीं है, बल्कि इंडिया की जमीन पर उतरकर यहाँ की औरतों की एब्सोल्यूट ग्राउंड रियलिटी को समझना है। लेकिन इस ग्राउंड रियलिटी को समझने की शुरुआत कहाँ से होती है?
इंडियन सोसाइटी में एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होती है उसकी शादी। और इसलिए जैसे ही हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, फोकस पूरी तरीके से मैरिज के इंस्टीट्यूशन पर शिफ्ट हो जाता है। चैप्टर 2 इज वेडिंग फर्स्ट, लव लेटर। इस सेक्शन में बिमिलर एजुकेटेड मिडिल और अपर क्लास के बीच होने वाली अरेंज्ड मैरिजेस की डीपली रूटेड प्रैक्टिस को क्रिटिकली एग्जामिन करती है। एज अ वेस्टर्न लिसनर, उन्हें और उनके रीडर्स को लग सकता है कि ये सिर्फ एक बैकवर्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, लेकिन बिमिलर इसको एक बिल्कुल अलग सोशियोलॉजिकल लेंस से प्रेजेंट करती है। वो पॉइंट आउट करती हैं कि मैच मेकिंग एक्चुअली एक हाईली कैलकुलेटेड इकोनॉमिक प्रेगमेटिज्म है। ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस और फेमिलियल रेपुटेशन को कंसोलिडेट करने के लिए एक बिजनेस मर्जर की तरह डिजाइन किए जाते हैं। इसका कंपैरिजन वो यूरोप में होने वाली विक्टोरियन एरा मैरिजेस से करती है। लेकिन इस प्रैक्टिकलिटी के पीछे का साइकोलॉजिकल टोल बहुत ही गहरा होता है। ऑथर ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की है। एक यंग ब्राइड के चेहरे पर दिखने वाला वो डेज्ड टेरर, यानी कि एक सहमी हुई घबराहट। ये डर उस वक्त आता है जब एक लड़की को उसके सेफ नेटल होम से निकालकर इन लॉज के स्ट्रिक्ट, हायरार्कियल और कंप्लीटली अनफेमिलियर पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में परमानेंटली भेज दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रांजिशन हमेशा सेफ नहीं होता। शादी के बाद का ये डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कई बार एक डेडली ट्रैप बन जाता है। और इस सब्जुगेशन की सबसे डार्क रियलिटी हमें इसके ठीक बाद आने वाले चैप्टर में देखने को मिलती है। ये पूरी बुक का सबसे कॉन्सिक्वेंशियल और हॉन्टिंग चैप्टर है, जिसका टाइटल है फ्लेम्स, अ ब्राइड बर्निंग एंड अ सती। इस चैप्टर को सोसाइटी के दो सबसे ब्रूटल सोशल एवल्स में डिवाइड किया गया है, डाउरी डेथ्स और विडो इमोलेशंस। चैप्टर के पहले हिस्से में ऑथर ब्राइड बर्निंग के ग्रूसम रियलिटी के बारे में बात करती है। इस फिनोमिना में न्यूलिड औरतों को उनके खुद के हस्बैंड या मदर इन लॉज जान से मार देते हैं। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस क्राइम को अक्सर केरोसिन स्टोव से होने वाले एक्सीडेंटल किचन फायर्स का कवर अप दे दिया जाता है। इस ब्रूटल एक्ट के पीछे का कोर रीजन होता है ब्राइड की फैमिली का कंटिन्यूअली एस्केलेटिंग एक्सटॉर्शनेट डाउरी डिमांड्स का पूरा ना कर पाना। हालांकि इंडिया में 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लीगली तो पेपर पर एग्जिस्ट करता था, लेकिन पुलिस और जुडिशियरी का सिस्टमैटिक फेलियर इतना मैसिव था कि 1980s में युक्सोरिसाइड यानी वाइफ मर्डर एक तरह से इम्पिनिटी के साथ प्रैक्टिस हो रहा था। यहाँ पर एकेडमिक बैलेंस के लिए बुक में पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस का काउंटर पर्सपेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है। जैसे वीना ओल्डनबर्ग आर्ग्यू करती है कि डाउरी हिस्टोरिकली एक एंशियंट डिजीज नहीं थी, ये एक्चुअली स्त्री धन यानी वुमेन्स वेल्थ हुआ करता था, जो लड़की की फाइनेंशियल सेफ्टी और इंडिपेंडेंस के लिए लिए थे। लेकिन ब्रिटिश इंपीरियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और मॉडर्न कैश इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन ने इस प्रोटेक्टिव ट्रेडिशन को एक वायलेंट एक्सटॉर्शन मार्केट में म्यूटेट कर दिया। इसके बाद यह चैप्टर अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ता है, जो फोकस करता है सती पर। बिमिलर यहाँ सितंबर 4 1987 के इनफेमस रूप कांवर केस को डीपली कवर करती है, जो राजस्थान के सिकार डिस्ट्रिक्ट के दियोराला विलेज में हुआ था। अपने हस्बैंड माल सिंह की सडन डेथ के बाद 18 ईयर ओल्ड रूप कांवर को हजारों लोगों की भीड़ के सामने फ्यूनरल पायर पर जिंदा जला दिया गया। विटनेसेस के अकॉर्डिंग उसने 16 सिंगार पहना हुआ था और वो फ्लेम्स के बीच गायत्री मंत्र चैंट कर रही थी। जो चीज इस इंसिडेंट को एक पब्लिक स्पेक्टिकल और नेशनल कंट्रोवर्सी बनाती है, वो था उस हॉरर का ग्लोरिफिकेशन। लोकल राजपूत कम्युनिटी ने उस इमोलेशन साइट को तुरंत कमर्शियलाइज कर दिया। वहां कुछ ही दिनों में 800 से ज्यादा वेसाइड स्टॉल्स लग गए, जो कोकोनट्स और इंसेंस स्टिक बेच रहे थे, और तलवार लिए हुए राजपूत यूथ उस फायर को गार्ड कर रहे थे। ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस ने इस ब्रूटल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट का सहारा लिया और इसको पवित्रता आइडल का सुप्रीम एक्ट बताया। एक ऐसी वाइफ जो अपने हस्बैंड को गॉड मानती है और उसके बिना जीना नहीं चाहती। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट पूरे इंडिया की फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने मैसिव प्रोटेस्ट किए। उन्होंने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि ये वॉलेंटरी सेक्रीफाइस नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी इन विडोज को जीते जी सिर्फ लोकल ऑस्ट्रेसाइजेशन और एक्सट्रीम इकोनॉमिक डिपार्वेशन ही ऑफर कर सकती है। उनका सिंपल सा क्वेश्चन था, एक औरत जिसके चारों तरफ आर्म्ड मर्द खड़े हो, वो फ्री विल एक्सरसाइज कैसे कर सकती है? इस एक्सट्रीम पब्लिक प्रेशर की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को फाइनली कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1987 पास करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे इस बुक के पहले 3 चैप्टर्स, जो हमको दिखाते हैं कि इंडियन औरत का शादी से सफर शुरू होकर किन डार्क रियलिटीज तक घूम सकता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले 3 चैप्टर्स पर,
ये चैप्टर्स हमें रूरल डेली लाइफ के स्ट्रगल से लेकर सोसाइटी के सबसे डिस्टर्बिंग डेमोग्राफिक ट्रुथ्स और फाइनली इन सब के खिलाफ उठने वाली फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस तक एक बहुत ही डिटेल्ड सफर करवाते हैं। तो बिना किसी देर के सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 का टाइटल है बियॉन्ड द व्हील। पिछले चैप्टर्स में वायलेंस और एक्सट्रीम इवेंट्स पर फोकस करने के बाद एलिजाबेथ बिमिलर का नैरेटिव इंडिया के एक टिपिकल रूरल सेटिंग की तरफ शिफ्ट होता है। इस चैप्टर में ऑथर एक नॉर्थ इंडियन विलेज जिसका नाम खाजुरो है, वहां की औरतों का एक एंथोग्राफिक पोर्ट्रेट प्रेजेंट करती है। यहाँ फोकस सिर्फ जेंडर पर नहीं बल्कि क्लास और कास्ट के कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शंस पर होता है। बमिलर यहाँ पर एक एग्रेरियन पॉवर्टी और पावरफुल लैंडलॉर्ड्स और मार्जिनलाइज्ड हरिजन कम्युनिटी के बीच चल रहे डीप रूटेड फ्यूड्स को डॉक्यूमेंट करती हैं। वो दिखाती हैं कैसे इन गांव में एक औरत की जिंदगी सिर्फ पेट्रियार्की से नहीं बल्कि रिजिड कास्ट बैरियर्स और एक्सट्रीम इकोनॉमिक डिप्रिवेशन से भी रेस्ट्रिक्ट होती है। हालांकि एज अ यूट्यूब एजुकेटर मुझे आपको इस चैप्टर पर आए एक बहुत ही एकेडमिक क्रिटिक भी बताना पड़ेगा। पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियन वीना ओल्डनबर्ग ने इस चैप्टर को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। उनका मानना था कि बिमिलर ने खाजुरो विलेज की कहानी को उठाकर पूरे रूरल इंडिया का एक होमोजेनाइज लार्जर रियलिटी बना दिया, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा रूरल इंडिया बस एक डल डस्टी चेंजलेस स्टेडियम में फंसा हुआ है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये अप्रोच कॉलोनियल एरा एंथ्रोपोलॉजी जैसी लगती है, जहां वेस्टर्न राइटर्स ग्लोबल साउथ को एक स्टैटिक और बैकवर्ड सोसाइटी की तरह दिखाते हैं। लेकिन रूरल इंडिया की इस पॉवर्टी और स्ट्रगल से निकलकर एक और रियलिटी भी आती है, जो पॉवर्टी से लेकर अर्बन वेल्थ दोनों जगह कॉमन है। और यही टॉपिक हमें ले जाता है इस बुक के सबसे ग्रिम और हार्ट ब्रेकिंग सेक्शन की तरफ, जो हमारी बुक का टाइटल है मे यू बी द मदर ऑफ 100 सन्स। अपनी सबसे लिटरल और डार्क सच्चाई इस चैप्टर 5 में दिखाता है, जिसका टाइटल है नो मोर लिटिल गर्ल्स। इस चैप्टर में हम फीमेल पॉपुलेशन के सिस्टमैटिक एलिमिनेशन यानी इरेडिकेशन को कंप्लीटली एक्सपोज होते हुए देखते हैं। ऑथर यहाँ रूरल अंडर क्लास और अर्बन एलिट दोनों का कंट्रास्ट दिखाती है, जो मेथड्स में भले ही अलग हो लेकिन उनका अल्टीमेट गोल एक ही है, बेटियों को खत्म करना। पहले वो हमें ले जाती है सदर्न स्टेट तमिलनाडु में, जहां कालार कम्युनिटी के बीच फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल्स को मार देना एक वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस थी। एम्पावरिज्ड मदर्स आने वाले डाउरी डिमांड्स और फीमेल सब्जुगेशन के डर से इतनी हेल्पलेस होती थी कि वो अपनी न्यूली बॉर्न बेटियों को पॉइजन देकर मार देती थी। इसके लिए वो ब्रूटल डायरेक्ट मेथड्स यूज करती थी, जैसे पैडी हस्क खिलाना, सफोकेट करना या टॉक्सिक एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स और कैलोटोरिप्स प्लांट्स यानी कि प्लम्बागो रोजिया का पॉइजनस मिल्की स्लैब पिलाना। लेकिन बिमिलर इन औरतों को बारबेरियन मॉन्स्टर्स नहीं कहती, बल्कि वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये मदर्स एक ऐसे सोशो इकोनॉमिक मैट्रिक्स में फंसी हुई है जहां एक बेटी को प्योर इकोनॉमिक लाइबिलिटी माना जाता है। एक लोकल इडियम को कोट करते हुए वो बताती हैं कि इस पेट्रिलिनियल सोसाइटी में बेटी को पालना वाटरिंग अ नेबर्स प्लांट यानी किसी पड़ोसी के पौधे को पानी देने जैसा माना जाता है, जिसका माँ बाप को कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलता। अब इस रूरल एक्सट्रीम पॉवर्टी से एकदम कंट्रास्ट में ऑथर शिफ्ट करती है बॉम्बे के अर्बन एजुकेटेड एलीट क्लास पर। यहाँ इन्फेंटिसाइड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिच फैमिलीज मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिसाइजली सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करवा लेती थी। 1980s में एमनियोसेंटेसिस, क्रॉनिक वेलनेस सैंपलिंग और अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी टेक्निक्स जो वेस्ट में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, इंडियन मेडिकल मार्केट में सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लुक्रेटिव बिजनेस के लिए यूज होने लगी। ऑथर विविडली एक्सप्रेस करती है कि उन्हें बॉम्बे के एक क्लिनिक में कितनी विसरल डिस्गस्ट फील हुई जब उन्होंने एक वेल्दी प्रेग्नेंट औरत को सिर्फ फीमेल फिटिस को अबॉर्ट करने के मकसद से अल्ट्रासाउंड करवाते हुए देखा। ये चैप्टर क्लियर करता है कि सन प्रेफरेंस सिर्फ पॉवर्टी या इलिटरेसी का बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस क्लास कल्चरल मैंडेट है, जहां मेल हेयर्स ओल्ड एज सिक्योरिटी, लीनेज कंटिन्यूएशन और सबसे जरूरी हिंदू फ्यूनरल राइट्स, स्पेशली फादर की चिता फ्यूनरल पायर को आग देने के लिए रिलीजियसली एसेंशियल माना जाता है। इन सब एरोसिटीज और स्ट्रक्चरल वायलेंस को सुनकर शायद लगता है कि इन औरतों के पास कोई एजेंसी या पावर नहीं थी, लेकिन चैप्टर 6 इस नैरेटिव को पूरी तरीके से फ्लिप कर देता है। चैप्टर 6 टुवर्ड्स इक्वालिटी वायलेंस से हटकर ग्रास रूट रेजिस्टेंस और इंडियन वुमेन्स मूवमेंट पर फोकस करता है। इस सेक्शन में बिमलर बताती है कि कैसे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में औरतें इस डीपली एंट्रेंच्ड पेट्रियार्की के खिलाफ इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज हो रही थी।
वो इस फेमिनिस्ट मूवमेंट को 3 प्राइमरी स्ट्रीम्स में कैटेगराइज करती है। अर्बन एलीट फेमिनिस्ट, जो अकेडमिया, जर्नलिज्म और लॉ में एक्टिव थे। एजुकेटेड वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजर्स, जो लेबर और रूरल इश्यूज पर फोकस थे। और द ग्रास रूट रूरल पीजेंट मूवमेंट। इस चैप्टर में एक मेजर हाईलाइट है एला भट्ट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन सेवा का, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। गुजरात बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन फेमिनिज्म का एक ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल रिप्रेजेंट करती थी। सेवा ने पहली बार इनफॉर्मल इकोनॉमी को यूनियनाइजेशन के लिए टारगेट किया। उन्होंने पहचाना कि स्ट्रीट वेंडर्स, वीवर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स के रूप में काम करने वाली अनऑर्गेनाइज्ड औरतों के पास इकोनॉमिक पावर आना कितना जरूरी है। इस मूवमेंट की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजिक डिसीजन ये थी कि उन्होंने मर्दों यानी मेन को इस ऑर्गेनाइजेशन से डेलिबरेटली एक्सक्लूड रखा। एला भट्ट समझ गई थी कि औरतों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। अगर मर्दों को यूनियन में एंट्री दी गई तो वो इनएविटेबल तरीके से लीडरशिप रोल्स को डोमिनेट कर लेंगे और रिलीजन और ट्रेडिशन का सहारा लेकर मूवमेंट के फेमिनिस्ट एजेंडा को को ऑप्ट कर लेंगे। इस चैप्टर से हमने समझा कि सब कुछ डार्कनेस नहीं था। स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड और हाईली स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस भी ग्राउंड लेवल पर पूरी ताकत से डेवलप हो रहे थे। तो ये था चैप्टर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस। अभी तक हमने देखा कि इंडियन वुमेन कैसे ग्राउंड लेवल पर पॉवर्टी और सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज हो रही थी। लेकिन अब हम टर्न लेते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्स यानी कि एक विरोधाभास की तरफ। इंडियन सोसाइटी का उस वक्त सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये था कि एक तरफ तो जमीन पर सिस्टमैटिक फीमेल सब्जुगेशन एक्सट्रीम लेवल पर एग्जिस्ट करता था, और दूसरी तरफ सोसाइटी में हाईली विजिबल, पावरफुल और आइकॉनिक फीमेल फिगर्स पब्लिक स्फीयर को डोमिनेट कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 7 से। ये चैप्टर पूरी तरीके से इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर फोकस्ड है। इस चैप्टर का टाइटल है इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ऑथर एलिजाबेथ बिमलर यहाँ एक बहुत ही शार्प आयरनी पॉइंट आउट करती है। वो हमको सोचने पर मजबूर करती है कि एक ऐसी कंट्री जो एक फीमेल हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करने और वर्शिप करने की कैपेसिटी रखती है, वही कंट्री अपनी आम फीमेल सिटीजन्स के खिलाफ वायलेंस को कल्चरली नॉर्मलाइज करके कैसे रख सकती है। विमिलर इंदिरा गांधी को एक फेमिनिस्ट ट्रेल ब्लेजर की तरह इवेल्युएट नहीं करती, बल्कि उन्हें एक डायनेस्टिक पेट्रियार्क इन फीमेल फॉर्म बताया गया है, जिन्होंने पावर में आने के बाद लार्जली इग्नोर्ड दोज ऑफ हर ओन जेंडर। उनका पावर में आना उनके फेमिनिस्ट स्ट्रगल का नतीजा नहीं था, बल्कि उनकी लीनिएज का हिस्सा था, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उनका गवर्नेंस स्टाइल हालांकि पावरफुल था, लेकिन उसने आम इंडियन औरत की जिंदगी से इन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को डिसमेंटल करने के लिए कोई रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स नहीं उठाए। सत्ता यानी कि पावर एक औरत के पास जरूर थी, पर उससे बाकी औरतों के हालात नहीं बदले। पॉलिटिक्स के टॉप लेवल रियलिटी से निकलकर चलिए अब चलते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस और ग्लैमर की दुनिया में, जहां औरतों की पावर एक बिल्कुल अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। चैप्टर 8 का नाम है रेखा, डिंपल, श्रीदेवी एंड फ्रेंड्स। इस चैप्टर में फोकस शिफ्ट होता है बॉम्बे की ग्लैमरस फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड पर। यहाँ हम उस वक्त के टॉप सिनेमा आइकन्स जैसे रेखा, डिंपल कपाडिया, श्रीदेवी, शबाना आजमी और जया बच्चन की ड्यूअल लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। एलिजाबेथ बिमलर आर्ग्यू करती है कि इन एक्ट्रेसेस को सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से एक स्क्रिप्टोफेनिक एग्जिस्टेंस जीना पड़ता है। इसका मतलब समझिए, सिल्वर स्क्रीन पर सेलुलॉइड में उन्हें लगातार एक डिम्योर, वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इंडियन मेडन का इमेज प्रोजेक्ट करना होता था, जिसे सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट और आइडियलाइज कर सके। लेकिन स्क्रीन के पीछे उनकी रियल लाइफ हाईली मॉडर्न, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस और कई बार हॉलीवुड स्टार्स की तरह स्कैंडल से भरी होती थी। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इन एक्ट्रेसेस के पास इमेंस वेल्थ और फेम होने के बावजूद वो सोसाइटी की स्ट्रिक्ट मॉरल पॉलिसिंग से कंप्लीटली इंसुलेट नहीं हो पाती थी। ये चैप्टर इंडियन कल्चर के उस वर्जिन वैम्प डिकॉटमी को बहुत डीपली रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ एक स्ट्रांग औरत को इधर कंप्लीटली प्योर माना जाता है या फिर पूरी तरीके से बुरा माना जाता है। बॉम्बे के इस ग्लिटरिंग और कंफ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट के बाद हमारा अगला स्टॉप है इंडिया की इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक कैपिटल, पोएट्स एंड रिवॉल्यूशनरीज। चैप्टर 9 हमें ले जाता है कलकत्ता में, जहां ऑथर्स वहां के इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक और वेल एजुकेटेड एलीट औरतों के इनर लाइफ्स और उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को स्टडी करती है। इस चैप्टर का एक स्टैंड आउट और प्रोफाउंड सेक्शन फिल्म मेकर और एक्ट्रेस अपर्णा सेन का प्रोफाइल है, जो अपनी फेमस क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म 36 चौरंगी लेन की डायरेक्टर थी।
अपर्णा सेन इस चैप्टर में एक मॉडर्न एम्पावर्ड इंडियन वुमेन के अंदर चल रहे एगोनाइजिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी मानसिक उलझन को बहुत ही क्लियरली आर्टिकुलेट करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल औरत एक तरफ तो इंटेलेक्चुअली एक एग्लिटेरियन मैरिज यानी कि एक एब्सोल्यूट इक्वल पार्टनरशिप चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो बचपन से कल्चरली इतनी कंडीशनड होती है कि वो सबकॉन्शियस लेवल पर ट्रेडिशनल फॉर्म्स में मेल सेक्सुअल और सोशल डोमिनेंस को सीख करती है। उनका ये खुला एडमिशन कि एक हाईली एम्पावर्ड औरत के लिए इंडियन सोसाइटी में एक ट्रू पार्टनरशिप मेंटेन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, ये साबित करता है कि पेट्रियार्कल कंडीशनिंग की रीच कितनी डीप है। ये कंडीशनिंग सिर्फ अनएजुकेटेड या पुअर बैकग्राउंड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इन इंटेलेक्चुअल्स को भी उतना ही डीपली इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये जो 3 चैप्टर्स अभी हमने लास्ट डिस्कस किए 7th, 8th और 9th, इनका कंक्लूजन सिंपल सा है कि चाहे एक औरत पॉलिटिकल पिनाकल यानी कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर हो, सिल्वर स्क्रीन की सुपरस्टार हो या सोसाइटी के सबसे लिबरेटेड इंटेलेक्चुअल माइंड हो, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर उनके लिए भी उतना ही पावरफुल था। बस उस स्ट्रक्चर से उनके डील करने का तरीका और स्ट्रगल्स का फॉर्म थोड़ा सा अलग था। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 का टाइटल है हर ओन प्लेस इन द सन। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही शार्प और फैसिनेटिंग कंट्रास्ट क्रिएट करती है। एक तरफ वो न्यू दिल्ली की एक ट्रेडिशनल डोमेस्टिक हाउसवाइफ की लाइफ को दिखाती है, जो पूरी तरीके से अपने घर और फैमिली के लिए डेडिकेटेड है। और ठीक इसके अपोजिट वो इंडिया की पहली फीमेल इंडियन पुलिस सर्विस या फिर आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी की ट्रेल ब्लेजिंग और इंस्पायरिंग जर्नी को प्रोफाइल करती है। एज अ लिसनर आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही इंडियन औरतें हैं, तो उनकी लाइफ इतनी अलग कैसे हो सकती है। यहीं पर बिमिलर का एक बहुत ही क्रूशियल सोशियोलॉजिकल इंसाइट आता है। वो नोट करती हैं कि इंडिया में जो औरतें प्रोफेशनली हाईली सक्सेसफुल होती है, उनके पीछे अक्सर एक एनिमलिस्ट पेट्रियार्कल सपोर्ट होता है। इसका मतलब ये है कि किरण बेदी को उनके हाईली एंकरेजिंग और प्रोग्रेसिव फादर का अनकंडीशनल सपोर्ट मिला था। उनके फादर ने उन्हें ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन से इंसुलेट करके रखा और उन्हें सीवियर इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स को तोड़ने की आजादी दी। ये चैप्टर साबित करते हैं कि एक औरत को पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए कई बार किसी और प्रोग्रेसिव पेट्रियार्क का सपोर्ट ही सबसे बड़ा कैटलिस्ट बनता है। लेकिन जहां एक तरफ हम इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की कहानी देखते हैं, वहीं चैप्टर 11 हमें वापस जमीन पर ले आता है, जहां मास लेवल पर औरतों की बॉडी और आजादी पर स्टेट का कंट्रोल आता है। अब हम आते हैं चैप्टर 11 पर, जिसका नाम है स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। ये चैप्टर लेट 80s में इंडिया के डेमोग्राफिक पैनिक्स यानी ओवर पॉपुलेशन के डर और गवर्नमेंट के एग्रेसिव पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन्स पर फोकस्ड है। गवर्नमेंट लगातार स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली का प्रोपेगेंडा चला रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर ये कैंपेन्स पूरी तरीके से फेल हो रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन कैंपेन्स ने लोगों की सोशियो कल्चरल रियलिटीज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। रूरल एरियाज में उस वक्त इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स बहुत हाई थे और सन प्रेफरेंस का कल्चरल मैंडेट एब्सोल्यूट था। इसलिए फैमिलीज ने गवर्नमेंट के मैसेजिंग को फ्लैटली रिजेक्ट कर दिया। उनका लॉजिक सिंपल था, वो तब तक रिप्रोड्यूस करना नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके पास कम से कम एक या दो सर्वाइविंग मेल हियर्स ना आ जाएं। इस फेलियर से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ब्रूटल रास्ता अपनाया। इस चैप्टर की सबसे डिस्टर्बिंग रियलिटी थी स्टेट स्पॉन्सर्ड फीमेल स्टरलाइजेशन कैंप्स। गुजरात और बिहार जैसे स्टेट्स में एग्रेसिव लेप्रोस्कोपिक कैंप्स लगाए गए। इन कैंप्स की कंडीशन बिल्कुल हॉरिफिक थी। एक ही दिन में दर्जनों ऑपरेशंस होते थे। प्रॉपर प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग जैसे कि हाइपरटेंशन के लिए नहीं होती थी और इम्प्रॉपरली स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट को यूज किया जाता था। बेसिकली इंडियन स्टेट ने पूरे मैक्रो इकोनॉमिक पॉपुलेशन कंट्रोल का इमेंस बर्डन मार्जिनलाइज्ड डिसएम्पावर्ड औरतों के फिजिकल बॉडीज पर जबरदस्ती डाल दिया था। इन डार्क रियलिटीज को डॉक्यूमेंट करने के बाद बुक चैप्टर 12 डिपार्चर एंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ती है, जहां ऑथर अपने फाइनल रिफ्लेक्शन शेयर करती है। लेकिन एज अ लिटरेचर एंथुसियास्ट हमारा काम सिर्फ बुक की समरी को देखना नहीं है, बल्कि इस बुक की पोस्ट पब्लिकेशन इम्पैक्ट और कंट्रोवर्सीज को भी समझना उतना ही जरूरी है। जब ये बुक वेस्टर्न कंट्रीज में लॉन्च हुई तो द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसकी बहुत तारीफ की, लेकिन अकेडमिया और साउथ एशियन फेमिनिस्ट सर्कल्स में इस पर बहुत हैवी बैकलैश आया। कई स्कॉलर्स ने इस बुक का सीधा कंपैरिजन कैथरीन मायो की 1927 की नोटोरियस और हाईली रेसिस्ट बुक मदर इंडिया से किया। क्रिटिक्स जैसे वीना ओल्डनबर्ग और मृणालिनी सिन्हा ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि बिमिलर अपने गुड इंटेंशंस के बावजूद इंपीरियल फेमिनिज्म का शिकार हो गई हैं। ये एक ऐसी मेंटालिटी है
जहाँ एक वेस्टर्न औरत अपने ओरिएंटलिस्ट गेज का यूज करके खुद को थर्ड वर्ल्ड की ऑप्रेस्ड औरतों की सेवियर की तरह प्रोजेक्ट करती है। फेमिनिस्ट स्कॉलर चंद्रा तलपड़े मोहनटी ने पॉइंट आउट किया कि ऐसे टेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वुमेन को एक मोनोलिथिक, एहिस्टोरिकल और हमेशा विक्टिमाइज्ड एंटिटी बना देते हैं। इसके अलावा उमा नारायण जैसे स्कॉलर्स ने इस अप्रोच को डेथ बाय कल्चर का नाम दिया। उनका कहना था कि जब ग्लोबल साउथ में डाउरी डेथ जैसे वायलेंस होती थी, तो वेस्टर्न राइटर्स इसको एंशिएंट ट्रेडिशन और कल्चर की प्रॉब्लम बोलकर डिसमिस कर देते हैं, जबकि वही वायलेंस वेस्ट में होती है तो उसको सिर्फ एक मॉडर्न सोशियो साइकोलॉजिकल एबरेशन माना जाता है। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक कॉजेस जैसे कोलोनियलिज्म का इम्पैक्ट को पूरी तरीके से इरेज कर देता है। इन सब इंटेंस एकेडमिक फ्लॉज के बावजूद हम इस बुक की हिस्टोरिकल यूटिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। आज भी ये टेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई सारी मेजर इंस्टीट्यूशंस के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, स्पेशली ट्रेवल राइटिंग, जेंडर और ओरिएंटलिज्म के मॉड्यूल्स में। साथ ही बिमिलर ने बॉम्बे में जिस फीमेल फिटिसाइड की शुरुआत देखी थी, वो आने वाले वक्त में एक नेशनल क्राइसिस बन गया, जिसके डायरेक्ट रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली 1994 में पीसीपी एनडीटी एक्ट लागू किया ताकि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को क्रिमिनलाइज किया जा सके। तो दोस्तों, मे यू बी द मदर ऑफ अ हंड्रेड सन सिर्फ एक सिंपल जर्नलिस्टिक ट्रैवलॉग नहीं है, ये एक मिरर है जो ना सिर्फ 1980s के इंडियन सोसाइटी की रॉ और ब्रूटल रियलिटीज को दिखाता है, बल्कि ये उस वेस्टर्न गेज और बायसेस को भी रिफ्लेक्ट करता है जिसके थ्रू इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया गया था। आई होप इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको ये बुक बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।